डुमरांव अनुमंडल में आप जाइएगा तो वहां पर आपको सिर्फ एक प्रेग्नेंट मतलब कि आपको डिलीवरी छोड़ के कोई भी आपको सुविधा वहां पर मिलने वाली नहीं है। 25 प्रकार का दवाई है, जबकि वहां पर 60 दवाई होना चाहिए, 30 डॉक्टर रहना चाहिए, लेकिन मात्र 3 डॉक्टर है डुमरांव अनुमंडल हॉस्पिटल में। उसको डुमरांव अनुमंडल हॉस्पिटल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्चा किया गया है। आप चौंगाई पीएससी को देखिए, चौंगाई पीएससी में तो मान लिया कुछ खर्चा नहीं है, लेकिन डुमरांव अनुमंडल हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए लगा है। किसका पैसा है? आपका टैक्स का पैसा है। आपका टैक्स का पैसा लगा है वहां पर डॉक्टर। आप जाइए सिर्फ डिलीवरी छोड़ के कोई दूसरा रोग में जाइए, आपको एक्सीडेंट यहाँ पर होता है तो यहाँ से रेफर कर दिया जाता है डुमरांव, और डुमरांव से रेफर कर दिया जाता है बक्सर। और ये बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन इस पर हमारी सरकारें काम नहीं कर रही है। इस पर हमारे जो जनप्रतिनिधि है उसको विधानमंडल में आवाज नहीं उठा रहे हैं। खेसारी का प्रोग्राम होगा, आप रितेश पांडे का प्रोग्राम होगा, पूजा पाठ होगा, उसके लिए टाइम है उनको, लेकिन आपकी आवाज को जो अनुमंडल हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रहा है, जो अनुमंडल हॉस्पिटल में वहां पर डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, उसके लिए विधानमंडल में क्वेश्चन नहीं होगा। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। कल हमारे गांव में ही एक आदमी हमको फोन किया कि भैया कुत्ता काटने का दवाई थोड़ा पूछेगा डुमरांव अनुमंडल में है कि नहीं। हम वहां पर उससे पूछे तो बोला कि डुमरांव अनुमंडल में नहीं है। हमने उसको फोन दिया कि आप डीएम से बात कीजिए। डीएम भी फोन एक बार उठाया, उसके बाद डीएम फोन नहीं उठाया। सीएस के पास फोन किया गया, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेल्थ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बक्सर जिला में, वो भी लाचार, डीएम भी लाचार। उसके बाद हमने उसको हेल्थ मिनिस्टर ऑफिस का दिया। हेल्थ मिनिस्टर जब ऑफिस का हमने दिया, वो भी बोल रहा है कि कोरोना के चलते एआरबी नहीं आ रहा है। कोरोना के चलते एआरबी नहीं आ रहा है, तो बताइए कि प्राइवेट में तब कैसे एआरबी मिल रहा है? सोचने वाली बात है। आप पहले क्यों नहीं एआरबी वहां पर उपस्थित करवाए, अवेलेबल करवाए? तो ये स्थिति है हमारे स्वास्थ्य की, और इसमें सबका शोषण हो रहा है। इसमें सबका शोषण हो रहा है। इसमें कोई चाहे कि हमारा शोषण नहीं हो रहा, और इसमें आम आदमी गरीब का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। क्योंकि हम जो दे रहे हैं अपना वोट और टैक्स किस लिए दे रहे हैं? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए वोट और टैक्स दे रहे हैं। दोनों का दोनों चीज ना डालो। और उसमें भी रसीद देखिएगा, आज जाके जो भी ऑनलाइन रसीद कटवाए हैं आप जाके देखिएगा, वहां पर बाएं साइड में पक्का देखिएगा, ऑनलाइन रसीद का बाएं साइड में आप देखिए 50% शेष शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड और कृषि में आपका जा रहा है। तो ये बताइए कि तब कितने लोग इस बात को जानते हैं, और कितने लोग का ये आधार है कि हम इसी आधार पर वोटिंग करेंगे। आपका मुखिया अगर घूमने लगे चौंगाई पीएससी पे, और आपका कोई भी जनप्रतिनिधि जो कि पंचायत लेवल का हो, या आपका विधायक अगर घूमने लगे 7 दिन पे, 10 दिन पे, महीना में, 2 महीना में, चलिए 6 महीना में अगर आपका विधायक घूमने लगे, तो आपको लगता है कि आपका स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं होगा? आपका सांसद अगर घूमने लगे स्वास्थ्य केंद्र में, और विद्यालय में, सिर्फ विद्यालय में 6 महीने में 2 बार अगर रेड मारे, तो आपको लगता है कि आपका विद्यालय ठीक नहीं रहेगा? लेकिन इन मंत्रियों विधायकों का आप देखिएगा, इनका बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, इनके बच्चे क्या पढ़ते हैं? प्राइवेट, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में। और इनका एक लॉबी है, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक माफिया, एक लॉबी है। और ये जो बड़े बड़े लॉबी वाले हैं ना, इनको देते हैं राजनीतिक चंदा। इसमें नो डाउट है, नो डाउट ये राजनीतिक चंदा उनको देते हैं। इसलिए सरकार को भी हिम्मत नहीं। आप जाकर देखिएगा, दानापुर स्टेशन पर उतरिएगा, दानापुर से सगुना मोड़ के बीच में जाइएगा, तो इतना बड़ा बड़ा आपको स्कूल मिलेगा। उस स्कूल को देखकर आपको लगेगा कि एमबीए कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई बहुत बड़ा एमबीबीएस का करने वाला बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, कोई मतलब कि मेडिकल कॉलेज है। लेकिन वो एक विद्यालय है जिसमें 1 to 10, 1 to 12 का सिर्फ पढ़ाई होता है। लेकिन आपको देखिएगा तो आपको लगेगा क्या, अरे बाप रे कितना बड़ा हॉस्पिटल है। तो सोचिए उस कितना बड़ा स्कूल है, लेकिन उस स्कूल को चलाने वाले लोग कौन है? बड़े बड़े लोग। और उन बड़े बड़े लोग का कनेक्शन किससे है? मुख्यमंत्री से, विधायक से, आपके जनप्रतिनिधि से। तो वो कभी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, और जब वो आवाज उठा देगा तो उसकी सरकार रहेगी। तो ये जनता के हित में काम नहीं करते। और जिस दिन सरकारी अस्पताल, आपका सरकारी स्कूल ठीक हो जाएगा, इन लोगों का लॉबी चलेगा? इन लोगों का लॉबी चलेगा नहीं। इसलिए इनके लॉबी को चलाने के लिए आपका सरकारी स्कूल की व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। हमारे शिक्षक जो कि आंदोलनरत हैं, हमारे शिक्षक कम से कम 1 महीने से आंदोलन को बैठे हुए हैं। उनको एक जगह एक को 20,000 रुपया दे रहा है, एक को 70,000 रुपया दे रहा है। ऐसा क्यों? वही ब्लॉक में करप्शन हो रहा है। करप्शन का कारण क्या है? करप्शन उसी ब्लॉक में एक कर्मचारी को मिल रहा है 10,000, एक को मिल रहा है 6,000, इसको 3,000, एक को 4,000। बताइए 3,000, 4,000, 6,000 से 20,000 से किसी का घर चलेगा? तो करप्शन करेगा ही। तो आप उनको बिहार का कर्मचारी मानते हुए उनको उचित मान दे दीजिए। और जो शिक्षक की नियुक्ति आप पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, आप कंपटीशन के माध्यम से कीजिए। और जो उसमें अच्छा ब्रेन है, जो बढ़िया ब्रेन है, उसको आप लीजिए, ताकि हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सके, हमारे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दे सके। तो आप पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा आप उसका सिलेक्शन करवाते हैं, तो वो क्या करेगा? पैसा के बल पे तो करेगा ही, क्योंकि पैसा तो किसी को छोड़ता है, लालच तो किसी को छोड़ा नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम बिगड़ चुका है। आप जाके उठाइए कहीं भी आवाज, आपका आवाज कोई सुनने वाला नहीं है।
पुराना गांव में 150 बीघा डूब गया। हम लोग वहाँ पर हमको अंततः हम लोग को धरना करना पड़ा, एक अधिकारी भी वहाँ पर पहुंचा नहीं, एक जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर पहुंचे नहीं। अंततः हमको वहाँ पर बाध्य होकर हम लोग को धरना करना पड़ा, तब जाकर उनकी बातों को सुनी गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जब इस सिस्टम को धक्का मारेगा तब आपकी बात को सुना जाएगा, और सिस्टम को धक्का नहीं मारेगा तो आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिए जन सेवा मोर्चा का निर्माण किया गया। उस सिस्टम को धक्का मारने के लिए अगर सुनना है तो इस तरह सुन लो, अगर नहीं सुनोगे तो तुमको धक्का मार के सुनाएंगे, लेकिन तुमको सुनना पड़ेगा। 2020 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आप देखिएगा 50 कैंडिडेट का लिस्ट देखिएगा, फलना 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 फलना, ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट, सारे के सारे लोग आपको 2-3 महीने के बाद सारे के सारे लोग गांव घर में और शादी विवाह में आपको दिखने लगेंगे। आप उनसे एक बार हम यही आपसे आह्वान करना चाहेंगे, जन सेवा मोर्चा के माध्यम से हम यही आह्वान करना चाहेंगे आपसे कि आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि आप हमारे शिक्षा के लिए क्या कीजिएगा, आप हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या कीजिएगा, आप लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कीजिएगा। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर ठीक कर दिया जाए तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से। क्योंकि अभी भी टीचर का वैकेंसी अगर करने लगे गवर्नमेंट अच्छी तरह से, जिस दिन गवर्नमेंट इस बात को सुनिश्चित कर ले कि हमको अच्छी तरह से शिक्षा देना है जनता को, तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए अभी 4 से 5 लाख वैकेंसी अभी बाकी है। और जिस दिन सरकार ये मनसा बना ले कि हमको स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक करना है, उस दिन आपको कम से कम 4 से 5 लाख वैकेंसी करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर आप ठीक करने चलेंगे तो उसमें रोजगार भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य अगर 2 चीज ठीक कर दिया जाए तो हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर अच्छे बच्चे निकलेंगे, अगर हमारा शिक्षा ठीक हो जाएगा, वही बच्चा स्कूल से पढ़ के डीएम बन जाएगा। अच्छा शिक्षा, उसको तो गुड एजुकेशन मिला है, अच्छा एजुकेशन मिला, क्वालिटीफुल एजुकेशन मिला है, वो डीएम बनेगा। उसका वो जब डीएम बनेगा तो वो अपनी जनता पर अच्छी तरह से ध्यान रखेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से शिक्षा लिया है। लेकिन इनको तो करना नहीं है। तो हमको हमारे वोट और टैक्स का महत्व समझना होगा और अपने अधिकार को समझना होगा। और जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, सबसे आपको क्वेश्चन को करना होगा। और ये एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन कीजिए आप कि आप शिक्षा के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप स्वास्थ्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। और जब सोच रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास प्लान क्या है, प्लान भी पूछना है आपको। कोई बेरोजगारी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कोई शिक्षा पे निकाल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, तो उससे पूछिए कि आपके पास प्लान क्या है कि आप कैसे ठीक कीजिएगा। जब तक अगर वो प्लान पे काम किया होगा तो आपको बताएगा, अगर वो हवा बात करेगा तो आपको प्लान नहीं बताएगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ से चौंगाई जाना है, तो चौंगाई से जाने के लिए आपको यहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा, बाई रोड जाना पड़ेगा, फिर आपको पुल पार करना होगा, पुल से फिर वहां पार करना होगा, तब ना चौंगाई। एक तरह से प्लान हुआ ये कि हम जब हमको चौंगाई पीएससी पे जाना है तो हम इस तरह प्रोसेस से होकर गुजरेंगे। उसी तरह आप शिक्षा को ठीक कीजिएगा तो कौन सा प्रोसेस है कि आप शिक्षा को ठीक कर सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य को ठीक कीजिएगा तो कौन सा प्रोसेस है कि हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। और एक तरह से आपको और बता देते हैं कि भारत में गरीबी जो है थोपी गई है। भारत में गरीबी नहीं है, भारत सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है, भारत में गरीबी थोपी जा रही है। वो कैसे? तो 3000 करोड़ रुपए एक मूर्ति बनाने में लग जा रहा है। 3000 करोड़ रुपए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में स्थापित की गई है। और एक तरफ जहां लोग भूखे मर रहे हैं, दोनों में विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। 3000 करोड़ और देश की जनसंख्या मात्र 135 करोड़ है। देश की जनसंख्या मात्र 135 करोड़ और 3000 करोड़। अगर 1 करोड़ भी बांट दिया जाए तो सारे के सारे लोग अमीर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत देश में गरीबी थोपी जा रही है, गरीबी है नहीं। एक बैंक को हम बांटने की बात नहीं बोल रहे हैं। आप जो भी आपके पास पैसा है उसको विधिवत, आप विधि व्यवस्था के साथ आप उसको लागू कीजिए। जो जहां भेजना है आप उसको अच्छी तरह से भेजिए और उसका सोशल कराइए, उसका जांच कीजिए। आप देखिए मैक्सिमम बैंक को, जो भी ऐसा बैंक, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जहां पर हमारे बड़े बड़े उद्योगपति ने कर्जा नहीं ले रखा है। एक उद्योगपति जो कि रिलायंस कंपनी का, उसको 1,25,000 करोड़ रुपए कर्जा दिया, 1,25,000 करोड़। और देश की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। समझने वाली बात है। इस तरह बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे बैंकों से कर्जा ले रखा है। लगभग वो अगर आप करोड़ों अरबों में है, और हमारी जनसंख्या मात्र 135 करोड़ है। अगर उन कर्जों को भी अगर बांट दिया जाए आपको, तब भी हम लोग करोड़पति और अरबपति हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम पर गरीबी जान के थोपी जा रही है। हमारा देश गरीब नहीं है और हमारे देश के पास पैसा की भी कमी नहीं है। टीचर को आपको पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और 135 करोड़ 145 करोड़ का ट्रम्प को विजिट कराइएगा, उसके लिए आपके पास पैसा है। लेकिन टीचर को 20 से 70 हजार रुपए करने के लिए टीचरों को सब शोषण किया जा रहा है। एक टीचर को आप 20,000 दे रहे हैं, उसमें भी आप टाइम पे नहीं दे रहे हैं। टाइम से दीजिए उसको, आप टाइम पे 2,000, 2 महीने पे, 3 महीने पे, 4 महीने पे आप उसको वेतन दे रहे हैं। वो कहां से अपना बच्चा पालेगा, कहां से अपना बच्चा पढ़ाएगा, कहां से खाएंगे वो? अगर उनके पास जमीन नहीं हो, अगर उनका बैकग्राउंड मजबूत नहीं हो, तो वो कहां से खाएंगे? तो ये सरकार शोषण करे। आप इन विधायकों का देखिए, इन विधायकों का वेतन है 1.5 लाख रुपया, इन सांसदों का वेतन है 3 से 4 लाख रुपया। इनका एक सांसद निधि का 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया, 55 करोड़ इनका सांसद निधि और विधायक निधि है।
और देखिए डेटा, इनको जब अपना पेमेंट बढ़ाना होता है तो एक सुर में विधानमंडल में या संसद भवन में एक सुर में लोग अपना पेमेंट बढ़ा देते हैं, एक सुर में, कोई उसमें डिस्कशन नहीं, कोई इसमें विरोधाभास नहीं, कोई इसमें विरोध नहीं। लेकिन एक टीचर जो क्या एक महीने से बैठा हुआ है, जो कि आपके भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य जो निर्माता है, उसको आप एक महीने से 2-2 महीने से बैठाए हुए हैं। यहाँ पर टीचरों का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर जनता का कोई महत्व नहीं है। और इसके भी पीछे एक कारण है, इसके पीछे कारण है कि हम खुद जागरूक नहीं है, हम खुद संवैधानिक रूप से जागरूक नहीं है। संविधान के बारे में हमें खुद पता नहीं कि संविधान हमारा क्या कहता है। राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू हेल्थ क्या है, राइट टू वोट क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है, उसमें क्या कौन सी बातें लिखी हुई है। राइट टू हेल्थ का मतलब है कि आप भारत के प्रत्येक नागरिक को राइट टू हेल्थ का अधिकार है, यानी प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य का सुनिश्चित करना आपका अधिकार है। और एक बच्चा भी अगर एक बच्चा एक बीमार से भी मर जाता है तो वो स्टेट की जिम्मेवारी है, स्टेट की जिम्मेवारी है, स्टेट। ये हमारा संविधान कहता है एक आदमी, एक बच्चा जो जन्म लिया अभी, उसका भी जिम्मेवारी एक स्टेट का है। क्या हम लोग इस बात को हमको पता है? जब हमारा बच्चा कोई हॉस्पिटल में मत जाए तो भाई छोड़ा हॉस्पिटल में मर का में सरकार को उसका का भगवान वगैरह के ऐसे लिख नहीं चलते मत नहीं, ये नहीं। एक स्टेट का उसका अधिकार, एक स्टेट की जिम्मेवारी है उसको, उसके स्वास्थ्य पर, उसके शिक्षा पर, उसके संपूर्ण विकास पर एक स्टेट की जिम्मेवारी होती है। ये हमारा संविधान बोलता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। एक बच्चे पर, एक आदमी पर स्टेट की जिम्मेवारी है। आप बच्चों को शिक्षित कीजिए, आप लोगों को शिक्षित कीजिए, आप लोगों को जागरूक कीजिए। उसके लिए आप कौन सा प्रोग्राम चलेगा, कौन सा स्कीम चलेगा, वो आप जानिएगा। एक स्टेट की जिम्मेवारी है, इसमें ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। जनता भी तो जब जनता जागरूक होगी और शिक्षित होगी तो ऑटोमेटिक जनता भागीदारी लेगी, पार्टिसिपेट लेगी। और जब जनता जागरूक ही नहीं है, शिक्षित हम लोग सब हैं लेकिन जागरूक हम लोग नहीं है। शिक्षित हम लोग सब हैं लेकिन संविधान के बारे में हमें पता नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि संविधान का रट्टा मार देना है, पूरा धारा रट जाना है, पूरा अनुच्छेद रटना है, लेकिन संविधान का जो मूल प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल, उसको हमको जानने की जरूरत है कि संविधान के मूल प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। उस मूल प्रस्तावना को लेकर हमें अपने राइट पर फाइट करना होगा। आपका वीडियो देखिए, आप वीडियो चुपचाप, वीडियो आपका चैम्बर में बैठे रहते हैं, वीडियो आपके कहीं भी, आपको कोई भी गांव में, चाहे कोई भी किसी भी गांव में या किसी भी पंचायत में घूमते नहीं, आखिर क्यों? एक वीडियो को 3-3 कार भर दिया गया है, एक वीडियो को 3-3 कार भर दिया गया है। क्या हमारे बच्चे, हमारे जो भारत देश में बच्चे पढ़े लिखे नहीं है कि आप एक वीडियो को 3-3 कार भर दिए हुए, 3-3 प्रखंड का एजुकेशन संभालने के दिए हुए हैं? क्या हमारे बच्चे इतने पढ़े हुए नहीं है? ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि ये लोग जागरूक हो, इनके पास पैसा जाए, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, क्योंकि जब इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी तब ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। आज जब क्वेश्चन करना स्टार्ट होंगे तो देख कर देंगे तो हमारे पास तो जवाब है नहीं, इसलिए इनको गरीब बना के रखो ताकि ये पेट पर जिंदगी भर खटते रहें, जिंदगी भर पेट के लिए काम करते रहें और इनका माइंड सिर्फ पेट के लिए काम करे और ऊपर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कभी करी नहीं। यही साजिश है, ये 100% साजिश है। हम बोल रहे हैं कि आप सबको बोलना, किसने बोल रहे हैं? आप सबको बोलना होगा। आपको इसलिए बोलना होगा कि नेता जानते हैं कि गांव में एक आध आदमी बोलने वाला है, उसको पटा लें, उसको अपने साइड में कर लें। लेकिन अगर जिस दिन सब लोग बोलना स्टार्ट कर देगा, किस को आप दीजिएगा, किस को आप अपने फेवर में कीजिएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, हमारा जन सेवा मोर्चा का ये उद्देश्य है कि एक आदमी से बुलवाएंगे, खड़ा करके एक आदमी से बुलवाएंगे। आपको 2 शब्द ही बोलना है, 1 मिनट ही बोलना है, आधा सेकंड ही बोलना है, लेकिन आपको बोलना होगा, अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में बोलना होगा, अपने सरकार के बारे में बोलना होगा। चाहे सरकार किसी की हो, भाजपा की हो, राजद की हो, लोजपा की हो, आरएसपी की हो, किसी की सरकार, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम होना चाहिए, हमारा शिक्षा ठीक होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, यही हमारा प्रायोरिटी, यही हमारा प्राथमिकता होना चाहिए। और आप लोग से एक और लास्ट में हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि अगर आपके पास आता है, विधानसभा या लोकसभा कभी भी, तो आप उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और शिक्षा स्वास्थ्य पर हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं। आप अनुमंडल हॉस्पिटल में कम से कम माने आप 1 साल में 30 बच्चा मरता है। हमारे सामने एक बच्चा ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन के बिना मर गया। नया भोजपुर का पेशेंट था, उसका बच्चा ऑक्सीजन के बिना मर गया। एक बच्चा जन्म लिया, उसको ऑक्सीजन का मास्क चढ़ाया गया, और दूसरा बच्चा भी जन्म लिया, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसका मास्क निकाल के जैसे उसमें लगाया गया, वो बच्चा वहीं पर डेथ कर गया। और उसका एक ही बच्चा मतलब बहुत दिन हो गया था, और बहुत दिनों के बाद उसका एक ही बच्चा हुआ था, और उसका बच्चा वहीं दम तोड़ के मर गया। सारा का सारा सब लोग भाग गया। रात भर हम वहां पर 11 बजे तक हम वहां पर धरना किए, कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। एसडीएम तक लाचार, डीएम तक लाचार, सीएस तक लाचार, आपका जो हेल्थ मिनिस्टर ये लाचार है, और इस मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है, इस मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि शिक्षा है क्या, शिक्षा स्वास्थ्य, और है इंजीनियर, इसको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि शिक्षा है और स्वास्थ्य क्या है। सारे के सारे लोग एकदम बिल्कुल एकदम नदारद, कोई इनको मतलब नहीं है। आपका डीएम आप फोन कीजिए ना रात में, आपका डीएम का फोन नहीं लगेगा, आपका सीएस का फोन नहीं लगेगा, ये जो हॉस्पिटल में प्रभारी पर बैठे हुए हैं ना, ये किसी का रात में फोन नहीं लगेगा। आपको यहीं पर एक वीरपुर
दंगौली एक गांव है, रात में हमको एक लड़का फोन किया कि भैया देखिए ना यहाँ पर डिलीवरी में हम रात से लेकर रखे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि बस 10 मिनट में 10 मिनट में 10 मिनट में सवेरे तक बच्चा हो जाएगा। लेकिन उसका सवेरे तक बच्चा नहीं हुआ। लास्ट में अपने दिमाग से काम लिया और डुमराव अनुमंडल में लेके चला गया। वहां पर वहां के अधिकारियों ने उसको बताया, वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन्होंने बताया कि अगर आप 10 मिनट लेट करते तो आपका जच्चा और बच्चा दोनों मर जाता है। आप सोचिए इस चौंगाई पीएससी की क्या हाल है, और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खूब जागरूक हैं, तो आप लोग जागरूक तो ही हैं। जागरूक है कि अपना वोट भी दे रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज टैक्स भी दे रहे हैं। आप लगान के रूप में अपना टैक्स दे रहे हैं, आप सामान खरीद रहे हैं तो अपना टैक्स दे रहे हैं, और जहां आपको जाना चाहिए वहां पर आप नहीं जा रहे हैं। आप टैक्स दे रहे हैं सरकारी स्कूल को ठीक करने के लिए, आप टैक्स दे रहे हैं सरकारी अस्पताल को ठीक करने के लिए, और बच्चे को लेकर जा रहे हैं सरकारी स्कूल में प्राइवेट अस्पताल में दिखाने के लिए, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो शोषण किसका हुआ? टैक्स भी दिए और प्राइवेट स्कूल में जाकर एडमिशन कराए, वहां पर भी हम दे रहे हैं अपना फीस। प्राइवेट स्कूल में जाकर एडमिशन कराते हैं तो वहां भी हम फीस दे रहे हैं। अब प्राइवेट अस्पताल में जहां हम इलाज करा रहे हैं वहां पर भी हम अपना फीस दे रहे हैं, और दे रहे हैं टैक्स कहां पर? सरकार को इधर ठीक करने के लिए। तो इधर भी हमारा पैसा गया और उधर भी हमारा पैसा गया। तो शोषण किसका हुआ? आपका। और जो आपके वोट से विधायक बन गया, जय हिंद जय जय जय, और आपका कास्ट और रिलीजन पे वोट लेके आपका जो विधायक बन गया, उसको तो 1.5 लाख महीना उसी समय से स्टार्ट हो गया। चाहे आपका काम करे और चाहे नहीं करे, उसका महीना स्टार्ट। 5 साल में जीतेगा, 5 साल के बाद जीता तो ठीक, और नहीं जीतेगा तो पेंशन, नहीं जीतेगा तो पेंशन। वो भी पेंशन 50,000 से अधिक है, फैसिलिटी सारा वही, फैसिलिटी अलग। तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? हमारा लॉस हो रहा है। और यही बात हमको समझना होगा, और यही बात को समझकर हमको क्वेश्चन करना। आप चौगाई पीएससी में जाइए, वहां पर आपको दवा नहीं मिलता है तो आप उससे बोलिए, विधिवत बोलिए, संवैधानिक ढंग से बोलिए कि यहाँ पर दवा क्यों नहीं, लेकिन बोलिए। उसके दिमाग में ठोकर लगना चाहिए कि भाई नहीं, अब काम चलने वाला नहीं है। अब जनता हमसे पूछ रही है कि यहाँ पर दवाई क्यों नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं है। आप डुमराव मंडल में जा रहे हैं, वहां पर पूछिए। यहाँ से लेकर पूरे बक्सर में जाइए, आपको कहीं सीजरियन की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आपको प्राइवेट में जाकर सीजरियन कराना पड़ेगा। एम्स जैसा हॉस्पिटल में बता रहा हूँ, एम्स जैसा हॉस्पिटल में भी व्यवस्था नहीं है इस बिहार में बता रहा हूँ। आप पीएमसीएच में जाइए, पीएमसीएच में आपको पैरवी कराना पड़ेगा, तब जाकर आपका पीएमसीएच में इमरजेंसी में आपका इलाज हो गया था। आपके रोगी को मरना पड़ेगा, नहीं तो प्राइवेट तो बहुत सारा प्राइवेट है, लाखों रुपया आपको लग जाएगा। कौन ऐसी जनता है, कौन इस निरीह आम जनता है जो कि कराह नहीं रही है? इसलिए हमको एक ही चीज में फोकस करना है। बहुत सोच समझ के इस बात का निर्णय लिया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर 2 चीज हमको ठीक कर दिया जाए, सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य का टेंडर सरकार ले ले, और कुछ मत हमको कहीं कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, बस शिक्षा। माने 1 to 1 क्लास से लेके नर्सरी से लेके और सीधे बीए तक बढ़िया से एजुकेशन, और 1 से लेके जब तक हमारा मौत नहीं होता है तब तक हमारा हेल्थ। बस 2 चीज का सरकार जिम्मा ले ले, उसके बाद हमको कुछ सब्सिडी नहीं चाहिए। और ये जिस दिन दोनों चीज ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारा चीज आपका ठीक हो जाना है। इसी दोनों चीज से आपका सारा चीज ठीक हो जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।